15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब हमें आजादी मिली। लेकिन हमें आजादी आधी रात क्यों मिली? 15 अगस्त के दिन ही आजादी क्यों मिली? इसके पीछे भी एक रोचक कहानी। पहले साल 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी के दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसका फैसला साल 1929 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में हुआ, जो लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में भारत ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से भारतीय नागरिकों से निवेदन किया गया था और साथ ही साथ भारत की पूर्ण स्वतंत्रता तक आदेशों का पालन समय से करने के लिए भी कहा गया। उस समय भारत में लॉर्ड माउंटबेटन का शासन था। माउंटबेटन ने ही निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय करके रखा था। बताया जाता है कि इस दिन को अपने कार्यकाल के लिए वे बहुत सौभाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे दूसरी खास वजह यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के ही दिन जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने उनकी अगुवाई में आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन के संबंध उस समय सभी देशों के सेनाओं के कमांडर थे। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना वाली 3 जून की तारीख पर स्वतंत्रता और विभाजन के संबंध में हुई बैठक में यही तय किया गया था कि 3 जून के प्लान में जब स्वतंत्रता का दिन तय करे उसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाए। तब देश भर के ज्योतिषियों में आक्रोश पैदा हो गया, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ और अमंगलकारी था। विकल्प के तौर पर दूसरी तिथियां भी सुझाई गई, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर ही अड़े रहे। ये उनके लिए खास तारीख थी। आखिर समस्या का हल ज्योतिषियों से निकाला, फिर 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि का समय सुझाया और इसके पीछे अंग्रेजी समय का ही हवाला दिया गया। अंग्रेजी परंपरा में रात 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है। वह हिंदी गणना के अनुसार नए दिन का आरंभ सूर्योदय के साथ होता है। ज्योतिषी इस बात पर अड़े रहे कि सत्ता के परिवर्तन का संभाषण 48 मिनट की अवधि में संपन्न किया जाए, जो कि अभिजीत मुहूर्त में आता है। ये मुहूर्त 11:51 से शुरू होकर 12:15 तक पूरे 24 मिनट तक की अवधि का था। ये भाषण 12:39 तक दिया जाना तय हुआ। अंग्रेजों की लंबी गुलामी के बाद भारत ने आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आजाद हवा में सांस ली और आजाद सुबह का सूरज देखा। हालांकि इस सूरज में बंटवारे के जख्म की लाली भी थी। बंटवारे के बाद मिली आजादी खुशी के साथ ही दंगे और सांप्रदायिक हिंसा का दर्द भी दे गई। 14 अगस्त 1947 के ऐतिहासिक दिन का चित्रण करते हुए इतिहासकार लिखते हैं कि 15 अगस्त की सुबह भारत की उम्मीदों की सुबह थी। सैन्य छावनियों, सरकारी कार्यालयों, निजी मकान आदि पर फहराते यूनियन जैक को उतारा जाना शुरू हो चुका था। 14 अगस्त को जब सूर्य डूबा तो देश भर में यूनियन जैक ने ध्वज दंड का त्याग कर दिया, ताकि वह चुपके से भारतीय इतिहास के भूतकाल की एक चीज बनकर रह जाए। समारोह के लिए आधी रात को धारा सभा भवन पूरी तरह तैयार थी। जिस कक्ष में भारत के वायसरायों की भव्य ऑयल पेंटिंग्स लगी रहा करती थी, वही अब अनेक तिरंगे झंडे शान से लहरा रहे थे। अगस्त की सुबह से ही देश के शहर शहर गांव-गांव में जश्न शुरू हो गया था। लोग नाच गा रहे थे, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे और हर तरफ राष्ट्रगान की धुन सुनाई पड़ रही थी। चारों दिशाओं से लोग दिल्ली की ओर दौड़े चले आ रहे थे। तांगों के पीछे तांगे, बैलगाड़ियों के पीछे बैलगाड़ियां, कारें, ट्रकें, रेलगाड़ियां, बसें सब लोगों को दिल्ली ला रही थी। लोग छतों पर बैठकर आए, खिड़कियों पर लटक कर आए, साइकिलों पर आए और पैदल भी। दूर देहात के ऐसे लोग भी आए जिन्हें गुमान तक नहीं था कि भारत देश अंग्रेजों का शासन था और अब नहीं है। लोग गधों पर चढ़े, घोड़ों पर चढ़े, मर्दों ने नई पगड़ियां पहनी, औरतों ने नई साड़ियां, बच्चे माँ बाप के कंधों पर लटक गए। देहात से आए बहुत से लोग पूछ रहे थे कि यह धूम धड़ाका काहे का है, तो लोग बढ़ चढ़कर बता रहे थे, अरे तुम्हें नहीं मालूम, अंग्रेज जा रहे हैं, आज नेहरू जी देश का झंडा फहराएंगे, हम आजाद हो गए हैं। भारत को आजादी तो मिल गई, लेकिन इस आजादी के लिए लाखों हिंदुस्तानियों ने देश की मिट्टी को अपने खून से सींचा।
आज हम आपको उन संघर्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मां भारती को आजाद कराने के लिए न जाने कितनी ही माताओं को अपनी कोख सूनी करनी पड़ी, न जाने कितनी पत्नियों के मांग उजड़ गए, न जाने कितने घर सूने हो गए। अंग्रेजी हुकूमत से आजादी की लड़ाई की पहली चिंगारी साल 1857 में निकली थी। उस वक्त का विद्रोह सिपाही विद्रोह या 1857 के भारतीय विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। उस विद्रोह का नेतृत्व किसी और ने नहीं बल्कि मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे के अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और नाना साहेब ने भी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था। मंगल पांडे के बगावती तेवर की सबसे बड़ी वजह थी अंग्रेजी सेना में इस्तेमाल की जाने वाली इनफील्ड P53 राइफल्स। 1856 से पहले भारतीय सैनिक ब्राउन बीज नाम की बंदूक का इस्तेमाल करते थे। 1856 में इसे बदलकर नई बंदूक लाई गई, लेकिन इस बंदूक को लोड करने से पहले इसके कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। भारतीय सिपाहियों के बीच ये अफवाह फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। सिपाहियों का मानना था कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। भारतीय सैनिकों के बीच आम राय भी बन गई थी कि अंग्रेजों ने ऐसा जानबूझकर भारतीय सैनिकों को नीचा दिखाने के लिए किया है। इसके पीछे एक कहानी और भी थी। लेफ्टिनेंट जे राइट ने मंगल पांडे के मुकदमे में गवाही देते हुए इसका जिक्र किया था। एक बार निम्न जाति के खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही के लोटे से पानी पीने की इच्छा प्रकट की। उस सिपाही ने ये कहते हुए इसे पानी पिलवाने से इनकार कर दिया कि इससे उसका लोटा दूषित हो जाएगा। इस पर उस निम्न जाति के व्यक्ति ने जवाब दिया, जल्द ही तुम्हारी जाति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें सुअर और गाय की चर्बी से बने कारतूसों को काटना पड़ेगा। जल्द ही ये खबर आग की तरह फैल गई कि सरकार उनकी जाति और धर्म को भ्रष्ट करने पर आमदा है। 29 मार्च 1857 को जब ऐसे कारतूस सैनिकों को दिए गए तो मंगल पांडे ने इसका इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया और धोखे से धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश के खिलाफ अंग्रेजों को भला बुरा कहा। अंग्रेज अफसरों ने इसे हुक्म की नाफरमानी समझा। बात इतनी बढ़ गई कि मंगल पांडे ने एक अंग्रेज सिपाही पर गोली चला दी और इस पर अंग्रेज अफसर ने सेना को मंगल पांडे की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अंग्रेज चाहते तो बात को दबा सकते थे, लेकिन इसके विपरीत वे मंगल पांडे के साहस और उनके प्रभाव से इतना डर गए थे कि उन्होंने तुरंत ही फांसी देने का फैसला कर डाला। कोर्ट मार्शल की औपचारिकता के बाद उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी देना तय किया, लेकिन 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल को फांसी की सजा दी गई, पर तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। बैरकपुर का कोई भी जल्लाद मंगल पांडे को फांसी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर कंपनी के अधिकारियों ने कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए। यह खबर मिलते ही कई छावनियों में कंपनी के खिलाफ असंतोष भड़क गया। अंग्रेजों ने भी हालात समझते हुए मंगल पांडे को 10 दिन पहले ही फांसी देने का कदम उठाया, लेकिन इसने भी आग में घी का काम किया। मंगल पांडे की फांसी ने असंतोष को रोकने के बजाय भड़काने का ही काम किया। फांसी के 1 महीने बाद 10 मई को हिंदुस्तानी सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मेरठ में बड़ी सशस्त्र बगावत कर दी। मेरठ से विद्रोह की आग जल्दी ही देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल गई। बड़ी बात यह थी कि इसमें आम जनता, किसान और मजदूरों ने भी सैनिकों का साथ दिया और उनकी हर संभव मदद की। 1857 की जंग में सबसे बड़ी आहुति ग्वालियर में ही हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई 1857 की जंग में सबसे बड़ी आहुति ग्वालियर में हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शहादत इसी शहर में हुई थी। हिरोज की घेराबंदी और संसाधनों की कमी के कारण रानी लक्ष्मीबाई घिर गई थी। हिरोज ने पत्र लिखकर रानी से एक बार फिर समर्पण करने को कहा। जवाब में रानी अपनी विश्वस्त सेना के साथ किला छोड़ मैदान में उतर आई। रणनीति थी कि एक ओर से तात्या की सेना ब्रिगेडियर स्मिथ की टुकड़ी को घेरेगी तो दूसरी ओर से रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन तात्या वहां नहीं पहुंच सकी और रानी स्मिथ और हिरोज के बीच घिर गई। लड़ते हुए गोली लगने और जंग के पुराने जख्मों के चलते शहर के मौजूदा रामबाग तिराहे से नौगजा रोड पर आगे बढ़ते हुए स्वर्ण रेखा नदी के किनारे रानी का नया घोड़ा अड़ गया। रानी गोली लगने से मूर्छित सी होने लगी।
इसी बीच एक तलवार ने उसके सिर को एक आग समेत अलग कर दिया और रानी शहीद हो गई। उनके शरीर को बाबा गंगादास की शाला के साथ झांसी की पठान सेना की मदद से शाला में ले आए। यहाँ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रानी की वीरता देखकर खुद हीरोज ने जंग के मैदान में और अपनी ऑफिशियल डायरी में भी लक्ष्मीबाई को सैल्यूट किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की जनजातियों का अप्रतिम योगदान रहा है। सन 1857 के प्रथम संग्राम के करीब 100 साल पहले से ही झारखंड की जनजातियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। झारखंड की सांस्कृतिक पहचान का राजनीतिक अर्थ भी पहली बार 1831 के कोन विद्रोह से उजागर हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंडियों का अप्रीतम योगदान और संघर्ष। झारखंड ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झारखंड को स्थानीय लाभ भी हुआ है। कोयला क्षेत्र में हथियार को छुपाना आसान था। पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 से पूर्व ही झारखंड में संग्राम छिड़ चुकी थी। यहाँ की जनजातियां पहले से ही ब्रिटिश शासन से अपनी भूमि को मुक्त करने के लिए सशस्त्र संघर्ष की एक श्रृंखला में लगी थी। यहाँ के झारखंडियों को तिलका मजी, जबरा पहाड़िया, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, काना भगत आदि जैसे दिग्गज आदिवासी नेताओं ने आदिवासी संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झारखंड में आदिवासी संघर्ष ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। 1855 में संथाल के आदिवासी वीर योद्धा सिद्धू और कान्हू का विद्रोह हुआ। इसमें 30 से 35 हजार आदिवासियों ने भाग लिया। आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया और इस दौरान कई अंग्रेज अधिकारी और सैनिक मारे गए। अंत में पूरे क्षेत्र को सेना के सुपुर्द कर दिया गया। झारखंड में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। देखते ही गोली मारने का आदेश सेना को दे दिया गया। कत्लेआम हुआ। इसमें 10,000 आदिवासी मारे गए। रमनिका गुप्ता तथा माता प्रसाद ने इन आंकड़ों की पुष्टि की है और इस तरह सन 1913 में मानगढ़ में हुए आदिवासी आंदोलन में भी 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। ये आंकड़े बताते हैं कि आदिवासी आंदोलनों में लाखों आदिवासियों की जानें गई। कहा जाता है कि शेख भिखारी की तलवार में इतनी ताकत थी कि अंग्रेज कमिश्नर मैकडोनाल्ड ने इसका गजट में जिक्र किया था। उन्हें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में खतरनाक बागी करार दिया गया था। शेख भिखारी ने सन 1957 ईस्वी के संग्राम में उन्होंने अपनी वीरता, साहस, बुद्धि एवं राजनीति से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। टिकैत उमराव सिंह के साथ मिलकर शेख भिखारी ने पिठोरिया तक अंग्रेजों को छकाया था। कहा जाता है कि शेख भिखारी की तलवार में इतनी ताकत थी कि अंग्रेज कमिश्नर मैकडोनाल्ड ने इसका गजट में भी जिक्र किया था और उन्हें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में खतरनाक बागी करार दिया था। शेख भिखारी और मांझी खुदिया के राजा टिकैत उमराव सिंह के दीवान और कुशल सेनापति भी थे। 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने छलबल के साथ चुट्टूपालू के निकट भीषण लड़ाई के बाद शेख भिखारी को गिरफ्तार कर लिया और 7 जनवरी को उन पर मुकदमा चलाया गया। बताया जाता है कि शेख भिखारी की वीरता और साहस से अंग्रेज इतने भयभीत हो गए कि अंग्रेजों ने अदालती कार्रवाई पूरे किए बिना ही टिकैत उमराव सिंह के साथ शेख भिखारी को बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर बंबई, जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर अपोलो बंदरगाह पर हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। इन्हें किसी का इंतजार था और जिनका इंतजार था वे थे मोहनदास करमचंद गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। 1915 की उस 9 जनवरी की सुबह जैसे ही गांधी जी अपोलो बंदरगाह पर उतरे, इन कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उस समय वो 24 साल के थे, लेकिन जब भारत लौटे तो 45 साल के अनुभवी वकील बन चुके थे। कहते हैं कि वो गांधी बनकर गए थे और महात्मा बनकर लौटे। मोहनदास करमचंद गांधी पर उस दिन देश के 25 करोड़ लोगों की निगाहें थी और वो इसलिए क्योंकि अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उसी ने भारतीयों को भी उम्मीद दी कि यही नेता हमें आजादी दिला सकता है। गांधी ऐसे वक्त में लौटे थे जब भारत बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। 1905 में बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए गए। 1911 में ही हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। कांग्रेस पार्टी भी 30 बरस की हो चुकी थी, लेकिन उसने भी अब तक आजादी के आंदोलन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी।
यह बात उस समय की है जब मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके आंदोलन की गूंज तो थी, लेकिन भारत में अभी वे महात्मा या बापू नहीं थे। उनकी मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी और बापू तक का सफर अप्रैल 2017 में शुरू हुआ, जिसका पहला स्टेशन बिहार का चंपारण था। साल 1916 के गांधी कांग्रेस के अधिवेशन के लिए लखनऊ पहुंचे थे। वहां चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल भी पहुंचे। राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण के किसानों के दुख दर्द से अवगत कराते हुए वहां चलने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि चंपारण के किसानों पर 3 कठिया कानून के माध्यम से अंग्रेज किस तरह जुल्म कर रहे थे। अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग और नील के दाग वाले अध्याय में गांधी लिखते हैं कि लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के पहले तक वे चंपारण का नाम तक नहीं जानते थे। वहां नील की खेती और इस कारण वहां के हजारों किसानों की कष्ट की भी कोई उन्हें जानकारी नहीं थी। गांधी लिखते हैं कि राजकुमार शुक्ल नाम के चंपारण के एक किसान ने वहां उनका पीछा पकड़ा और वकील बाबू उस वक्त बिहार के नामी वकील और जयप्रकाश नारायण के ससुर ब्रजकिशोर प्रसाद के बारे में कहते हैं कि वे सब हाल बता देंगे, साथ ही चंपारण आने का निमंत्रण देते हैं। उनको आमंत्रित किया गया। शुक्ला जी ने कांग्रेस सेशन में इनवाइट किया। उनके साथ और लोग भी उत्तर बिहार के थे जो उनको चाहते थे कि चंपारण में जो किसानों की दुर्गति है उससे अवगत कराया जाए। चंपारण आंदोलन चंपारण के किसानों का पहला शांतिपूर्ण, संगठित और असहयोग आंदोलन था। महात्मा गांधी 175 दिनों तक चंपारण में रहकर अपना आंदोलन चलाते रहे। चंपारण आंदोलन ने गांधी जी के इस नेतृत्व को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने वाला पहला आंदोलन बना दिया। चंपारण में किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, जिससे वहां के किसान काफी परेशान थे, क्योंकि नील की खेती करने से उनकी जमीन खराब हो रही थी। किसानों को उनके खेत के अधिकतर भाग 20 हिस्सों में से 3 भागों में ये खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इसके कारण किसान किसी भी खाने की चीज की खेती नहीं कर पा रहे थे। जिस वक्त बिहार के इस जिले में ये सब हो रहा था, उसी वक्त हमारे देश को आजाद करवाने की लड़ाई भी शुरू हो गई थी। चंपारण के किसानों पर हो रहे अत्याचारों की जानकारी मिलने के बाद गांधी जी ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिन्हा और रामनाथवी प्रसाद सहित अपने कई साथियों के साथ 10 अप्रैल को इस जिले में पहुंचे। यहाँ पहुंचकर इन्होंने यहाँ के किसानों से मुलाकात की और इस जिले के कई गाँव का दौरा किया। दौरा करने के दौरान गांधी जी ने पाया कि यहाँ के गाँव के लोग अशिक्षित हैं, जिसके कारण यहाँ के जमींदारों द्वारा इनका शोषण किया जा रहा। चंपारण में अशांति पैदा करने के आरोपों के चलते यहाँ की पुलिस ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी के गिरफ्तार होने की खबर जैसे ही किसानों को पता चला, किसानों ने पुलिस स्टेशन एवं कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके चलते यहाँ की अदालत को गांधी जी को रिहा करना पड़ा। इस दौरान ब्रिटिश सरकार को गांधी जी की ताकत का अनुभव हो चुका था। ब्रिटिश सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया और इस समिति का हिस्सा गांधी जी को भी बनाया गया और इस समिति के गठन के कुछ महीनों के भीतर चंपारण कृषि विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक की मदद से किसानों को काफी राहत दी गई और जमींदारों की मनमानी पर लगाम लगाई गई। भारत की आजादी में वीर कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण और राजेंद्र प्रसाद की अहम भूमिका थी। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजेंद्र प्रसाद की भूमिका को कोई भुला नहीं सकता है। वहीं जयप्रकाश नारायण जन जन के नेता थे। जगदीशपुर के महाराजा कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 में हुआ था। उन्हें बाबू कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है। वह 80 साल के थे जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई और इस क्रांति में उन्होंने एक अहम भूमिका भी निभाई। 80 साल की उम्र में उन्होंने कुछ चुनिंदा हसियाबंद योद्धाओं के साथ मिलकर इस क्रांति में भाग लिया। इस युद्ध के दौरान 23 अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। वो एक लड़ने वाले समुदाय के नायक थे। वीर कुंवर सिंह
ने आंदोलन, जिसको प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से उसको नाम अंकित किया। बिहार में आंदोलन, ये क्रांति है, आंदोलन नहीं कहेंगे, ये क्रांति है। इसकी शुरुआत दानापुर में जो आर्मी थी, कंटोनमेंट था, वहाँ से विद्रोह शुरू होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 2 दिसंबर 1884 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। इस स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बिहार और महाराष्ट्र के प्रमुख नेता की भूमिका निभाई। वह गांधी के सच्चे समर्थक भी थे। नमक सत्याग्रह में उनकी हिस्सेदारी के लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार भी कर लिया था। राजेंद्र प्रसाद तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट एडवोकेट थे और आज़ादी की लड़ाई में वो गांधी जी के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़े। कहा जाता है कि गांधी जी के एक तरह से ये छाया थे, शुद्ध रूप में ये गांधीवादी थे और गांधी जी के जो गुण थे वो सारे गुण इनमें थे। हर समय 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ ये आए और तब से सदा उनके साथ बने रहे। जेपी और लोकनायक के नाम से जाने जाने वाले जयप्रकाश नारायण भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे जो बिहार से थे। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। उन्हें जनता का नेता यानी कि पीपल्स लीडर माना जाता था। जेपी को 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। वह एक राजनीतिक एक्टिविस्ट और थ्योरिस्ट थे। देश की आज़ादी तो देखिए गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। ये लोग सब उनके सिपाही थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण को इस रूप में भी याद किया जाता है कि उन्होंने डेमोक्रेसी को बचाया, उनके मूल्यों को बचा के रखा। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था, डेमोक्रेसी खतरे में थी, तो उस समय जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व दिया, सभी दलों को इंदिरा गांधी के खिलाफ एकत्रित किया और उनकी सत्ता को उखाड़ फेंका। डेमोक्रेसी बचाने वाले ये। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कई बार रांची आए। इतिहासकार बताते हैं कि चंपारण सत्याग्रह की रणनीति भी रांची में ही बनाई गई थी। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया था, वो गाड़ी आज भी सुरक्षित रखी है। जब कभी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाले सबसे महान लोगों का जिक्र होता है तो उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आना तय होता है। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए कई बार आंदोलनों में भाग लिया था। कई बार तो आंदोलन के चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन नेताजी ने कभी हार नहीं मानी। आखिर नेताजी ने पूर्ण स्वराज का सपना जो देखा था। बात उन दिनों की है जब भारत पर अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। इस सरकार के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने अंग्रेजों का सफाया करना शुरू किया, जिसका परिणाम यह निकला कि देखते ही देखते अंग्रेजों को भारत में डर लगने लगा। साल 1943 में गठित यह ऐसी सरकार थी जिसने लोगों में आजादी की लड़ाई की दिशा में एक नया जोश भर दिया। जनवरी 1941 में अपने घर पर नजरबंदी के दौरान ही ब्रिटिश पुलिस
और जासूसों को चकमा देकर एक पठान के रूप में सुभाष निकल भागे और पेशावर, काबुल, मॉस्को होते हुए जर्मनी पहुंचे। हिटलर एवं जर्मनी के अन्य नेताओं से भेंट कर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग का वचन प्राप्त किया और वही आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सहयोग और राज बिहारी बोस के मार्गदर्शन में आजाद हिंद फौज का गठन कर सिपाहियों और नागरिकों को आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में टाउन हॉल के सामने आजाद हिंद फौज के वीर सिपाहियों के सम्मुख ओजस्वी भाषण देते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था, जिसे प्रत्येक सिपाहियों ने हृदय से स्वीकार कर वर्मा, अब म्यांमार, कोहिमा, इम्फाल के मोर्चे पर अंग्रेजी सेना से मुकाबला कर दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष ने आजाद हिंदुस्तान की अंतरिम सरकार बनाई, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री का दायित्व स्वयं निर्वहन किया। इस आजाद हिंद सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड आदि 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी और जापान सरकार द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सुभाष बाबू की उस अस्थायी सरकार को भेंट किए गए थे, जिससे सुभाष ने शहीद और स्वराज्य नाम देकर अमर कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद सुभाष आजादी की लड़ाई हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने हेतु रूस जाने का निश्चय कर 18 अगस्त 1945 को हवाई जहाज से निकले, किंतु रास्ते में ही वे लापता हो गए। कहा गया कि उनका हवाई जहाज ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। हालांकि ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बताया था कि उस दिन ताइवान के आकाश में कोई विमान दुर्घटना ही नहीं हुई। 23 मार्च का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इस दिन को भारत शहीद दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन भारत के वीर सपूतों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया था। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम हर देश प्रेमी, युवा और बच्चा बच्चा जरूर जानता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दे दी थी। उन्हें लाहौर षड्यंत्र के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इन तीनों शहीदों की मौत में अंग्रेजी हुकूमत का षड्यंत्र क्या था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 24 मार्च को देना तय था, लेकिन अंग्रेजों ने एक दिन पहले ही यानी कि 23 मार्च को भारत के तीनों सपूतों को फांसी पर लटका दिया। आखिर इसकी वजह क्या थी? आखिर भगत सिंह और उनके साथियों ने ऐसा क्या जुर्म किया था कि उन्हें फांसी की सजा दी गई? भगत सिंह और उनके साथी बुटकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंके और आजादी के नारे लगाने लगे। वे दोनों वहां से भागे नहीं, बल्कि बम फेंकने के बाद गिरफ्तारी दी। अपना जीवन देश के नाम कुर्बान कर देने वाले भगत सिंह बहुत बुद्धिमान और कई भाषाओं के जानकार थे। 2 साल की कैद के बाद राजगुरु और सुखदेव के साथ उन्हें 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी, लेकिन देश में उनकी फांसी की खबर से लोग भड़के हुए थे। वह तीनों सपूतों की फांसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। भारतीयों का आक्रोश और विरोध अंग्रेज सरकार भी डर गई थी। 8 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बॉम्बे सेशन से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन देश में हुई एक सामूहिक सविनय अवज्ञा थी, जिसके बाद भारत से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। आंदोलन की शुरुआत के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। उन्होंने मांग की कि अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए या गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार होना चाहिए। इस आंदोलन के एक हिस्से के रूप में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद देश में हिंसा हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 1942 में वार कैबिनेट के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सहयोग को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। इसके बाद क्रिप्स को भारतीय नेताओं के साथ ब्रिटिश सरकार के मसौदा पर चर्चा करने के लिए भारत भेजा गया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता और किसी भी शर्त पर सहमति बनाने से इनकार कर दिया था। उस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था भी खराब स्थिति में थी। भारतीय नेताओं के साथ बैठक के बाद ब्रिटिश विरोधी और पूर्ण स्वतंत्रता की भावना ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। देश के कई हिस्सों में प्रसिद्ध नेताओं द्वारा पहले से ही क्रांतिकारी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे।
जिसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव और व्यापक होता चला गया। भारत भाग्य विधाता नाम बाद में बदलकर ही जन गण मन कर दिया गया था। फिर इसके बाद 24 जनवरी 1950 में भारत के संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रीय नाम के रूप में स्वीकार कर लिया था। 15 अगस्त 1947 की आधी रात 12 बजे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नियति से मुलाकात का भाषण दिया। अपने भाषण में नेहरू ने कहा, कई सालों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। पूरी तरह न सही, लेकिन बहुत हद तक तो निभाएं। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। अंत में बस एक सवाल कि क्या हम अपने पूर्वजों के वायदे को पूरी तरह निभा रहे हैं? पूरी तरह ना सही, क्या थोड़ा भी निभा रहे हैं? इस सवाल का जवाब अपने आप से जरूर पूछिएगा। जय हिंद।